Hello everyone, welcome in Competition Conservatory, and today also we are having lots of English literature questions. English literature के बहुत ही important questions लेके हम लोग हाजिर हैं आपके साथ में. ठीक है, LT ग्रेड, TGT, PGT वाले बच्चे कंटिन्यू जुड़ जाएं हमसे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं आज. तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले. आवर फर्स्ट क्वेश्चन. यस, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और आप इसको रीड कर सकते हैं. जी हाँ, द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन देख लीजिए सभी लोग क्या है. द टर्म फॉर द यूज ऑफ हिंट्स एंड क्लॉज टू सजेस्ट व्हाट विल हैपन लेटर इन अ प्लॉट इज. ऐसे हिंट और ऐसे क्लॉज जो हमें बताते हैं या एक इशारा करते हैं कि प्लॉट में आगे क्या क्या होगा, स्टोरी में आगे क्या क्या हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं. ठीक है, वो आपको बताना है. सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझा करिए प्रॉपर. क्वेश्चन समझेंगे ना तो आंसर ऑटोमेटिक निकल आएगा. जैसे आपने क्वेश्चन समझा, द टर्म, ऐसा कौन सा टर्म है उसको पूछ रहा है. फॉर द यूज ऑफ हिंट्स एंड क्लॉज, जो हमको हिंट देते हैं, ऐसे क्लॉज बताता है. टू सजेस्ट व्हाट विल हैपन लेटर इन द प्लॉट, जो बताता है कहानी में बाद में क्या होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे जो ये बताता है. तो आओ ऑप्शन में देख लेते हैं. फ्लैशबैक. फ्लैशबैक किसको बोलते हैं? अचानक से देखा होगा मूवी में, अचानक से आंखें बंद करी, फ्लैशबैक में चला गया कि हाँ क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, है ना. अचानक से प्रतिज्ञा याद आ गई, कौन सा प्रण लिया था उसे मारने का. इसको बोलते हैं फ्लैशबैक, जो पास्ट की चीजें याद आए. यहां पे क्या है, यहां पे कह रहा है व्हाट विल हैपन लेटर, जो उसको सजेस्ट कर रहा हो. तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, फ्लैशबैक तो नहीं होगा. ठीक है, सेकंड आ जाते हैं. फोरग्राउंडिंग. फोरग्राउंडिंग, फोरग्राउंडिंग क्या होता है? फोरग्राउंडिंग क्या होता है? जब कोई स्पेशल सीन दिखाने के लिए कोई असामान्य भाषा का यूज किया जाए, ऐसी डायलॉग बाजी या ऐसा भाषा का यूज करे जो उसको फोर्स करके सामने लेकर आए, है ना. मतलब उसके माध्यम से उसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं फोरग्राउंडिंग. उसका एक बेस बनाना, फोरग्राउंड करना उस चीज को, उस सीन को. ठीक है, उसको बोलते हैं फोरग्राउंडिंग. तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये भी फ्यूचर क्लॉज नहीं बताता है कि स्टोरी में आगे क्या होगा. ठीक है, ये तो प्रेजेंट की बात हो गई. फिर आता है फोरशैडोइंग. फोरशैडोइंग का मतलब होता है आगे की झलक दिखाना. फोरशैडोइंग मतलब यूज ऑफ हिंट एंड क्लॉज टू सजेस्ट व्हाट विल हैपन लेटर इन द प्लॉट. तो कौन बताता है? फोरशैडोइंग. तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. इसी तरीके से समझते रहिए. क्वेश्चन नंबर 2. A word which becomes lifeless due to overuse is. हाँ, एक ऐसा शब्द, a word which becomes lifeless, ऐसा बन गया जिसकी जिंदगी समझ लो खत्म हो गई. ठीक है, ड्यू टू overuse, जिसका इतना ज्यादा यूज हो गया है, इस वजह से उसको ऐसा माना जाता है कि इसका कोई यूज ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है. सामान्य रूप से कहीं भी यूज कर दो, मतलब उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता. ठीक है, तो ऐसे हम वर्ड को क्या बोलते हैं? यूजलेस तो हो गया बिल्कुल बेकार, जिसका कोई यूज ही ना हो. तो ऐसा नहीं है, ये यूज करते हैं, यूजलेस नहीं है. बट ये क्या है? लाइफलेस, उसकी एक तरह से अस्तित्व ही खत्म हो गया है, उस पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता. यूजफुल मतलब जरूरत की चीज हो गई, ये तो नहीं हो सकता. ठीक है, लिवली मतलब जो एक तरह से जिंदा दिल हो, जो शीला हो, लिवली, वो भी नहीं हुआ. तो कौन सा हमारे पास बचा? क्लिच. क्लिच इज द वर्ड. जो ऐसा वर्ड होता है उनको हम लोग बोलते हैं जिनको बहुत ज्यादा यूज कर करके उनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया है. इतना ज्यादा यूज हुआ है कि वो बिल्कुल नॉर्मल. जैसे मैं बेसिक एग्जांपल बता देता हूं. हाउ आर यू? आई एम फाइन. फाइन एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड हो गया है ना. कोई भी बोलेगा इतना नहीं ध्यान देते हैं, हाँ ठीक है. लेकिन अगर उसकी जगह में या आई एम टेरिफिक, तो टेरिफिक पे लोग ध्यान दे रहे हैं. आई एम सुपर्ब, स्प्लेंडेड, तो उस पे लोग ध्यान दे रहे हैं.
एक कॉमन इतना यूज कर करके मैंने एग्जाम्पल दिया है, एग्जैक्टली वही नहीं है, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं जो यूज कर करके उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया है, ठीक है, उनको बोलते हैं क्लिच वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एन इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन दैट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन दैट इज कंसीडर्ड ऑफेंसिव। जी हाँ, ये किसको बोलते हैं, किस में आता है ये? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको समय देंगे हम। कॉन्स्पिरेसी में आता है, ऑफेंसिवनेस में आता है, यूफेमिज्म में आता है, या फिर एफोरिज्म में आता है, किस में आता है? अब आपको बताना है। जी, तो इनको समझने से पहले आपको क्वेश्चन समझना चाहिए, है ना? चलो क्वेश्चन समझते हैं। एन ऑफेंसिव एक्सप्रेशन, इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन, ऑफेंसिव क्या होता है? ऑफेंसिव मतलब होता ना कि ऑफेंसिव मतलब गलत तरीके से, ऑफेंस करने वाले शब्द, गलत शब्द, है ना, आपत्तिजनक शब्द कह सकते हो। इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन मतलब बिना आपत्तिजनक एक्सप्रेशन। एन इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन दैट इज, ऐसे अनापत्तिजनक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? दैट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर, जो उसकी जगह पे लगाया जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है, दैट इज कंसीडर्ड ऑफेंसिव, जो आपत्तिजनक माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा कौन सा शब्द है जो आपत्तिजनक शब्दों के लिए हम अनापत्तिजनक एक्सप्रेशन देते हैं, उस शब्द को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी मीन्स तो होता है षड्यंत्र, है ना, कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र। योगी जी बोलते हैं खड़यंत्र, हिंदी, शुद्ध हिंदी में खड़यंत्र ही बोलते हैं इसको, तो षड्यंत्र तो नहीं होगा, ठीक है। फिर होता है ऑफेंसिवनेस, ऑफेंसिवनेस का तो मतलब आपत्तिजनक ही हो गया, आपत्ति वाला ऑफेंसिवनेस, ठीक है। अफोरिज्म, अफोरिज्म क्या होता है? ये भी नहीं होगा, ये तो किसी भी छोटे कहावत को बोलते हैं, किसी चतुर्वाक्य को बोलते हैं, जो बहुत ही चतुराई से एक वाक्य बोला जाए, चतुर्वाक्य या कहावत कोई, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यूफेमिज्म बोलते हैं। यूफेमिज्म क्या होता है? यूफेमिज्म होता है किसी भी आपत्तिजनक शब्द को अनआपत्तिजनक तरीके से पेश करना, इसको बोलते हैं यूफेमिज्म, ठीक है। कोई भी आपत्तिजनक बात को अनापत्तिजनक तरीके से एक्सप्रेस कर देना, बोल देना, इसको बोलते हैं यूफेमिज्म, ठीक है। यही चीज पूछ रहा था। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कोई, जैसे आपको बोलना है दो लोगों ने मिलके उसका सर काट के ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये आपत्तिजनक लग रहा है कि सर काट दिया, है ना, उसको अनापत्तिजनक तरीके से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एक ऐसी घटना हुई, है ना, जिसमें कुछ लोगों ने एक दूसरे इंसान को भगवान के पास भेज दिया, है ना। मतलब एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं, इसको अनापत्तिजनक तरीके से कैसे पेश करें हम, उसको ही यूफेमिज्म बोलते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। A line of verse that has 3 feet is known as, ऐसी लाइन, मैंने 3 ये मीटर बताए थे, 3 फीट मीटर, 4 फीट मीटर, 5 फीट मीटर, 6 फीट मीटर। तो ये मीटर क्या होते हैं? मीटर क्या होते हैं? जब कहानी कोई लिख के दी जाती है, उसमें कहानी को पढ़ना कैसे है, ठीक है, कहानी को पढ़ना कैसे है ये बताया जाता है। कहानी को किस रिदम में पढ़ना है, कितना स्ट्रेस देना है, कितना दबाव डालना है, किस शब्द पे कितना दबाव होना चाहिए, ताकि सेम लय में उसको गाया जा सके। इसके लिए मीटर बनाए जाते हैं, कितने फीट मीटर हैं, ठीक है। और 3 मीटर, 4 मीटर और ये सब डिसाइड करते हैं कि कितना जोर कहाँ कहाँ पे देना है आपको, ठीक है। तो 3 मीटर फीट को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ट्रिनिटी मतलब हो गया त्रिदेव, ये तो नहीं होगा। कपलेट, कपलेट भी नहीं होगा, कपलेट तो एक पार्ट है कपलेट का। बाई मीटर, बाई मीटर भी नहीं होगा, ठीक है, ट्राई मीटर बोलते हैं।
ट्राईमीटर बोलते हैं 3 फीट मीटर को, ऐसी वर्ष को बोलते हैं 3 मीटर मीट, जिसमें 3 मीटर फीट जिसमें होते हैं, ठीक है। 4 मीटर फीट को क्या बोलते हैं, टेट्रामीटर बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Yes, it is a nihilistic art movement. It flourished in Europe early in the 20th century. It is based on irrationality and negation of the laws of beauty. It is, ये क्या है, ठीक है, इसको बताना है कि ये क्या है, दादाइज्म है, सिंबोलिज्म है, फ्यूचरिज्म है, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए बताइए। जी हाँ, तो ये क्या है, निहिलिस्टिक, शून्यवाद बोलते हैं जी। तो ये क्या है, सिंबोलिज्म, देखिए ये 19th सेंचुरी की चीज है, ये हुआ था 19th सेंचुरी में, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फ्यूचरिज्म भी नहीं होगा, जो भविष्य की चीजों का करता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, दादाइज्म बोलते हैं इसको, ठीक है, दादाइज्म। 20th सेंचुरी में तर्कहीन और कला के स्थापित नियमों को मानने से कुछ लेखकों ने इनकार कर दिया था, उनको नहीं मानते थे, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग दादाइज्म, ठीक है। ये हुआ था 20th सेंचुरी में, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखिएगा, दादाइज्म बोलते हैं जिन लोगों ने तर्कहीनता और कला के स्थापित्व को मानने से इनकार कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Yes, our next question is, it is a movement by American and English poets. It began in early 20th century in reaction to the Victorian sentimentality. It used common speech in free verse. Free verse में common speech इसकी यूज की गई है with clear concrete imaginary. देखिए यहाँ पे बात हो रही है इमेजिज्म की, ठीक है। इमेजिज्म जो है 20th सेंचुरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक आंदोलन रहा है। तो ध्यान रखिएगा, 20th सेंचुरी में साहित्यिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आंदोलन रहा है वो कौन सा रहा है, इमेजिज्म, ठीक है। इमेजरी तो किसी भी कहानी से चित्र बनता है, इमेजिन बनता है, उसको बोलते हैं इमेजरी, ठीक है। तो इमेजिज्म होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए इमेजरी की बात भी की जा रही थी, तो वो उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। इट इज अ मूवमेंट बाय अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश पोएट। देखिए इंग्लिश पोएट मतलब ब्रिटिश पोएट की बात हो रही है। ये एक ऐसा आंदोलन था जो अमेरिका और ब्रिटिश के पोएट्स के द्वारा किया गया था। इट बिगेन इन अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है, स्टार्टिंग के 20th सेंचुरी में ये शुरू हुआ था, ठीक है। और इन रिएक्शन टू द विक्टोरियन सेंटिमेंटैलिटी, इट यूज्ड कॉमन स्पीच इन फ्री वर्स। कॉमन स्पीच फ्री वर्स में यूज की है, क्लियर कंक्रीट इमेजरी, ठीक है। चलिए इसको बोलते हैं इमेजिज्म। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑथर्स who repudiated respectability and normal social behavior. They cultivated a rootless manner of living. They rejected standard narrative values and sought sexual liberation and exploration. They became drug addicts and were devoted to jazz. This group belongs to, देखिए ये ग्रुप की बात हो रही है जिसके बारे में ये दिया गया है, ठीक है। ये ऑथर्स का एक ग्रुप था, ठीक है, जिसमें ये लोग लास्ट में ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं और जैज म्यूजिक उस समय बहुत ही फेमस था। जैज एक म्यूजिक की वो है ना, तो जैज म्यूजिक के लिए समर्पित हो गए। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, आपके सामने ग्रुप्स के ऑप्शन दिए हुए हैं, यंग जनरेशन, बीट जनरेशन, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, या फिर नन ऑफ दीज। जी हाँ, हमारा ऑप्शन क्या है, बीट जनरेशन। पारंपरिक अमेरिकन और ब्रिटिश परंपराओं को खारिज कर दिया इन लोगों ने, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है।
सोशल बिहेवियर जो भी था, परंपराएं थी, उनको खारिज कर दिया, है ना। और दे बिकेम ड्रग एडिक्टेड एंड वर डिवोटेड टू जैज। तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऐसा जो जनरेशन थी, बीट जनरेशन बोलते थे उसको, ठीक है, बीट जनरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The figure of speech in which a future act or development is represented as if already accomplished is। चलिए बताइए ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इन विच फ्यूचर एक्ट और डेवलपमेंट, भविष्य का कोई एक्ट या भविष्य की कोई विकसित चीज दिखाई गई हो, रिप्रेजेंट की गई हो, इट ऑलरेडी अकम्प्लिस्ड, जो कि ऑलरेडी अकम्प्लिश की जा चुकी है, ठीक है। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास में। जी हाँ, यहाँ पे कह रहा है भविष्य की किसी घटना को बताना जो ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड हो चुकी है, जो पहले ही हो चुकी है, ठीक है। किसी भी भविष्य को की घटना को बताना जो पहले ही हो चुकी है उसको बोलते हैं प्रोलेप्सिस। भविष्य की घटना को पास्ट में जाके बताना, ठीक है, प्रोलेप्सिस बोलते हैं इसको। ओके, इसके बाद में देखिए जो साइनेक्डोट है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो है ये एक अलंकार है जो कि किसी वस्तु के किसी एक चीज से उस वस्तु के बारे में बताना होता है। जैसे कार है सपोज, तो कार के पहियों से आपने कार का एक्सप्लेनेशन कर दिया। 4 व्हीलर 4 पहियों वाली मतलब कार हो गई, ठीक है। तो ये उस तरीके का हो गया। एंड डिटोट्स जो है ये किसी वर्ड को उसके नकारात्मक वर्ड से बोलना और सेम मतलब निकले, ठीक है। जैसे अच्छा को नॉट बैड बोल दें, ठीक है, इस तरीके से लिटोट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्क्यूमलोक्यूशन इज ऑल्सो नोन एज, सर्क्यूमलोक्यूशन को और किस नाम से जानते हैं, तो ये पेरीफ्रेजेस होते हैं, ठीक है। पेरीफ्रेजेस का भी सेम होता है, सर्क्यूमलोक्यूशन इज नोन एज पेरीफ्रेजेस, ठीक है। पेरीफ्रेजेस बोलते किसको हैं, पेरीफ्रेजेस किसको बोलते हैं, किसी भी बात को बताने के लिए उस बात से बहुत ज्यादा शब्दों का यूज कर लेना, या किसी शब्द को बताने के लिए उस शब्द को एग्जैक्ट ना बता के उसके लिए बहुत सारे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना, बहुत ज्यादा शब्दों का यूज करके बोलना, उसको हम लोग बोलते हैं पेरीफ्रेजेस, ठीक है। और सर्क्यूमलोक्यूशन का भी सेम मतलब होता है, ठीक है। जैसे कि आपको बोलना है कैंची, कैंची, लेकिन हमने कैंची की जगह क्या बोला, वो बाल काटने वाला यंत्र या फिर वो जिससे कागज काट सकते हैं ऐसा यंत्र, ठीक है। मतलब हमने एक कैंची ना बोल के कई दूसरे शब्द यूज कर लिए उससे ज्यादा उसको एक्सप्लेन करने के लिए, सेम चीज बताने के लिए। तो जब किसी भी एक चीज को या एक एक्ट को बहुत ज्यादा शब्दों का यूज करके एक्सप्लेन किया जाए, दैट इज कॉल्ड पेरीफ्रेजेस, ठीक है, या फिर सर्क्यूमलोक्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Had he not resembled my father as he slept, I had done it. Lady Macbeth speak these words. Who is he here? देखिए ये लेडी मैकबेथ के शब्द हैं, लेकिन यहां पे ये नहीं पूछा जा रहा कि वो किससे कह रही हैं, ये नहीं पूछा जा रहा है। यहां पे पूछा जा रहा है Who is he here? तो ही कौन है यहाँ पे, ठीक है, कौन है यहाँ पे, ही की बात पूछी जा रही है। तो लेडी मैकबेथ जो है यहाँ पे अपने पति जो मैकबेथ हैं उनसे बोल रही हैं और ये षड्यंत्र बना रही हैं किंग डंकन को मारने के लिए, ठीक है। तो मारने के लिए ये बोलती हैं Had he not resembled my father as he slept, मैं उसको पहले ही मार देती, ठीक है, लेकिन सोते हुए वो मेरे पिता जैसा लग रहा था इसलिए मैं नहीं कर पाई, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाई, ठीक है। तो ये राजा किंग जो डंकन थे उनके बारे में बोल रही हैं, ऑप्शन ए इज राइट, और बोल रही हैं अपने हस्बैंड मैकबेथ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
पैराडाइज लॉस्ट इज इन, पैराडाइज लॉस्ट किस वर्स में लिखी गई है? ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, स्टैंजा फॉर्म या फिर स्पेंसेरियन स्टैंजा, बताइए। जी हाँ, तो पैराडाइज लॉस्ट लिखी गई है ब्लैंक वर्स में, ठीक है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई। ब्लैंक वर्स में क्या होता है, इसमें कोई तुकबंदी नहीं होती है, नियमित छंद होते हैं, नियमित छंद, लेकिन कोई तुकबंदी नहीं होती है, ठीक है, उसको ब्लैंक वर्स बोलते हैं। फ्री वर्स किसको बोलते हैं? जिसमें ना ही कोई नियमित छंद होता है, ना ही कोई तुकबंदी होती है, बिल्कुल फ्री रहता है वो, उसको बोलते हैं फ्री वर्स, ठीक है। और स्टैंजा फॉर्म जो है, यह पंक्तियां उचित छंदों और पंक्तियों में बटी रहती हैं, ठीक है, प्रॉपर छंदों और पंक्तियों में बटी रहती हैं। और स्पेंसेरियन स्टैंजा जो होते हैं, ये 9 पंक्तियों वाले छंदों में रहते हैं और इनमें तुकबंदी का भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो हमारा जो पैराडाइज लॉस्ट है वो किस वर्स में लिखा है? दैट इज इन ब्लैंक वर्स, इसमें तुकबंदी नहीं है, छंदों के रूप में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जॉन डोने रोट बाइथानाटोस बट डिड नॉट गेट इट पब्लिश्ड, ही गिव पॉइंट इन फेवर ऑफ। देखिए इन्होंने बियाठा इसको बोलते हैं कई तरीके से, बाइथानाटोस भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर बियाथानाटोस, इन्होंने ये लिखा लेकिन इसको पब्लिश नहीं किया। इनके मरने के बाद में जब ये पब्लिश हुआ तो ही गिव पॉइंट्स इन, तब लोगों को पता चला उसमें किसके फेवर में इन्होंने बात की है, ठीक है, किसके बारे में इन्होंने बात की है? होमिसाइड के बारे में बात की। होमिसाइड किसको बोलते हैं? होमिसाइड किसको बोलते हैं? इट इज कॉल्ड सुसाइड। सुसाइड के बारे में बात की इन्होंने, ठीक है, तो ये इन फेवर ऑफ सुसाइड, ठीक है। चलिए If Pope is not a poet, where is poetry to be found? अगर पोएट ना होते तो पोएट्री कहाँ होती? इस तरीके, इस सेंस में यह है। Who said this? इसको किसने कहा है? बेन जॉनसन, एलियट, डेरिडा या फिर डॉक्टर जॉनसन? चलिए ऑप्शन है आपके पास, बताइए। जी हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? देखिए इसको कहा है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, ठीक है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है। अब बताइए बेन जॉनसन होगा या डॉक्टर जॉनसन होगा? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने किस में कहा है? अपनी राइटिंग लाइफ ऑफ पोप, लाइफ ऑफ पोप में कहा है। अब समझ गए होंगे ये किसने कहा है। यहां पे सैमुअल नहीं लगाया है, डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन ऑप्शन में है तो इसको सही कर दें आप। डॉक्टर जॉनसन ने इसको लाइफ ऑफ पोप में कहा है कि अगर इफ पोप इज नॉट अ पोएट, वेयर इज पोएट्री टू बी फाउंड, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप अगर नहीं होते तो पता नहीं पोएट्री कहाँ होती, इस सेंस में इन्होंने कहा था। तो ही इज टॉकिंग अबाउट डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following is not the transitional bard? हाँ चलिए बताइए, Who is among the following is not a transitional bard? Bard मतलब पोएट ही होता है, ठीक है, कवि की ही बात हो रही है। ब्लैक, डोने, बॉन्स या ग्रे? चलिए बताइए। जी हाँ, तो कौन है? जॉन डोने। इनको मेटाफिजिकल कवियों का अग्रणी माना जाता था, ठीक है। इनको मेटाफिजिकल जो पोएट थे उनका अग्रणी माना जाता था, ना कि ट्रांजिशनल, ना कि ट्रांजिशनल बार्ड। इनको ट्रांजिशनल बार्ड नहीं माना जाता था, मेटाफिजिकल जो कवि थे उनके अग्रणी माना जाता था, ठीक है। तो वो कौन थे? जॉन डोने, ठीक है। दिस इज अवर राइट आंसर। Our next question is Proteus is Greek sea god who can assume different shapes. ये ग्रीक सी गॉड की बात हो रही है। Who can assume different shapes? The other Greek sea god is Triton,
जो दूसरे सी गॉड हैं ग्रीक के वो है ट्राइटन, हु राइजेस विद हिज कॉन्च विच ही ब्लोज इन ऑर्डर टू काम द वेव्स, जो वेव्स को काम करने के लिए मतलब कंट्रोल में करने के लिए करते हैं। वेयर डू दीज टू गॉड्स अपीयर इन वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ की कौन सी राइटिंग में ये गॉड अपीयर करते हैं? तो ऐसी कौन सी स्टोरी है? ये स्टोरी है ऑप्शन 1, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ठीक है, इसमें कहा गया है ग्रीक के गॉड्स के बारे में। ठीक है, ये लाइन अपीयर्स करती हैं इसमें, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। चलिए नेक्स्ट, शेलीज द डिफेंस शो द इन्फ्लुएंसेस ऑफ, जो इनका डिफेंस शो था, द डिफेंस शो शैली का एक राइटिंग है, द इन्फ्लुएंस ऑफ, ये कहाँ किस चीज से इन्फ्लुएंस होकर लिखा था इन्होंने? ठीक है, तो ये दो लोगों से इन्फ्लुएंस थे, दो लोगों की राइटिंग से इन्फ्लुएंस थे। अब देखिए दो लोग कहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं। एक तो प्लाटो से, ठीक है, प्लाटो से इन्होंने इन्फ्लुएंस होके, और सिडनीज एपोलॉजी, सिडनी की जो एपोलॉजी थी उससे इंस्पायर होके, इन्फ्लुएंस होके इन्होंने द डिफेंस शो लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कीट्स यूज्ड द सोनेट फॉर्म विच वन, कीट्स ने कौन सी सोनेट फॉर्म का यूज किया है? जॉन कीट्स की बात हो रही है, जॉन कीट्स ने कौन से फॉर्म लिखी है? इंग्लिश फॉर्म, शेक्सपियरियन फॉर्म, या फिर इटालियन फॉर्म, या फिर नन ऑफ दीज? चलो ऑप्शन है आपके पास में। जी हाँ, तो इन्होंने लिखा है इटालियन फॉर्म में। ठीक है, इटालियन फॉर्म में, इटालियन फॉर्म में क्या होता है, 14 लाइंस होती हैं सोनेट में, और ये दो भागों में विभाजित होता है, 8 लाइंस और 6 लाइंस। ठीक है, 14 लाइन की ये सोनेट होती है जिसमें 2 स्टैंजा होते हैं, एक 8 लाइंस का होता है, एक 6 लाइंस का होता है, इसमें ये विभाजित होता है, इसको बोलते हैं इटालियन फॉर्म। ठीक है, तो कीट्स के जो भी सोनेट्स हैं वो इटालियन फॉर्म में लिखे हुए हैं, 8 लाइंस एंड 6 लाइंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेनिसन इज फेमस फॉर विक्टोरियन कंप्रोमाइज, विक्टोरियन अपोजिशन, विक्टोरियन प्राइड, किस चीज के लिए ये फेमस हैं? तो जो विक्टोरियन कंप्रोमाइज था उसमें क्या था, एक सामान्य रास्ता। ठीक है, चलो पहले आप ऑप्शन देखो, बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन कर। जी हाँ, तो इसमें से क्या होगा, देखिए विक्टोरियन कंप्रोमाइज में क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो विक्टोरियन एज चल रही थी, उस समय जो विश्वास था, अंधविश्वास था, ठीक है, और विश्वास था, संदेह था, इसके अलावा विज्ञान धर्म था, या लोकतंत्र और अभिजात, इनके बीच में एक रास्ता बनाना, जो मध्य भाग था, मध्य रास्ता था, उसको निकाला गया, उसको निकालने को ही हम लोग बोलते हैं विक्टोरियन कंप्रोमाइज। ठीक है, तो इसी पर या इसी माध्यम से जो राइटिंग थी टेनिसन ने की थी, तो फेमस फॉर विक्टोरियन कंप्रोमाइज। ठीक है, याद रखिएगा इनकी राइटिंग्स में झलक मिलती है विज्ञान धर्म की, ठीक है, लोकतंत्र और अभिजात की, और गॉड में बिलीव और संदेह की झलक इनके राइटिंग में मिलती है, इसलिए ये इनको कहा जाता है फेमस फॉर विक्टोरियन कंप्रोमाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ इन 1850, ये तो हमेशा याद रखिएगा, कई क्वेश्चंस में आता है। 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी। टेनिसन बिकेम द पोएट लॉरेट हु वाज अ सीरियस कंटेंडर फॉर दिस पोजीशन। ठीक है, इनके अलावा और कौन ऐसा कंटेंडर था जो इस पोजीशन के लिए बिल्कुल फिक्स बैठ रहा था, लेकिन फिर टेनिसन को ये बनाया गया पोएट लॉरेट। ठीक है, पोएट लॉरेट तो अब समझ ही लो, इतनी बार मैंने बताया, इसको किसको बोलते हैं, जब राज्यसभा में जो राजा होते हैं ना, उनकी राज्यसभा में जो कवि की उपाधि होती है वो दी जाती है एक कवि को, क्या कहते हैं, शाही कवि कह सकते हैं उनको, ये उपाधि रहती है, उसको बोलते हैं पोएट लॉरेट। ठीक है, तो बताइए
इनके समकक्ष और कौन था जिसको ये उपाधि मिल सकती थी? ठीक है, आपके ऑप्शन है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नोल्ड, या फिर ग्रे, थॉमस ग्रे, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए बताइए। देखिए मैथ्यू अर्नोल्ड जो थे ये उस समय पे 1850 में करियर के शुरुआती दौर में थे, तो इनको तो नहीं सोचा जा रहा था। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हटा दीजिए, मैथ्यू अर्नोल्ड चले गए। ठीक है, अच्छा जो थॉमस ग्रे थे 1757 में ये मना कर चुके थे, ये 1757 में ही एक पुरस्कार को मना कर चुके थे, उपाधि को मना कर चुके थे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब बची एलिजाबेथ बैरेट। तो एलिजाबेथ बैरेट और साथ में एक हंट और थे, एक ल्यूरेट नहीं, राइटर हंट। इन दोनों लोगों को प्रॉपर प्रतिद्वंदी माना जाता था कि ये लोग टेनिसन के प्रतिद्वंदी हैं, इनको बनाया जा सकता है। लेकिन जो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग थी इनको कड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता था टेनिसन का। इनको उस समय लगता था कि अगर टेनिसन नहीं तो ये नहीं तो टेनिसन, दोनों लोग में से पोएट लॉरेट बनेगा। ठीक है, और वो भी टेनिसन कब बने? जब सैमुअल राजर्स, एक और पोएट थे, उनसे पूछा गया, जब सैमुअल राजर्स ने मना कर दिया कि मैं नहीं बनना चाहता हूं, मैं नहीं इस उपाधि पे आना चाहता हूं, तब प्रिंस अल्फ्रेड के कहने पर टेनिसन को पोएट लॉरेट बनाया गया था 1850 में। दैट वाज द स्टोरी। ठीक है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग इनकी कड़ी प्रतिद्वंदी थी। ठीक है, दूसरी चीज, अर्नोल्ड उस समय अपने शुरुआती करियर पे थे, ग्रे पहले ही 1757 में इस उपाधि को मना कर चुके थे। ठीक है, तो इनमें से ये ऑप्शन नहीं हुआ, एलिजाबेथ बैरेट, और एक हंट नामक और राइटर थे जो कि इनके प्रतिद्वंदी थे, इनको बनाया जा सकता था। लेकिन जो सैमुअल, मैंने बताया ना, राजर्स, उनके मना करने के बाद में प्रिंस अल्फ्रेड के सिफारिश पे टेनिसन को पोएट लॉरेट बनाया गया था 1850 में, वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Poetry is a criticism of life under the condition fixed for such criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty. Who said? किसने कहा है और किस में कहा है? अर्नोल्ड इन कल्चर एंड एनार्ची में कहा है, अर्नोल्ड इन हिज लेटर में कहा है, या फिर अर्नोल्ड ने द स्टडी ऑफ पोएट्री में कहा है, या फिर नन ऑफ दिस? जी हाँ, इसको अर्नोल्ड ने कहा है, ये तो क्लियर है, हु सेड। लेकिन किस में कहा है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अर्नोल्ड ने इसको द स्टडी ऑफ द पोएट्री में कहा है, क्योंकि देखिए पोएट्री की बात हो रही है प्रॉपरली। पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर कंडीशन। मैंने कहा ना, क्वेश्चन आप सही से पढ़ोगे तो आंसर आपको कहीं ना कहीं उसमें मिल जाएगा। पोएट्री की बात हो रही है ओवरऑल, द स्टडी ऑफ पोएट्री में अर्नोल्ड ने इसको कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, who declares himself a classicist in literature, a royalist in politics and an Anglo-Catholic? किसने डिक्लेयर किया था अपने आप को? कैथोलिक इन रिलीजियन, ठीक है, चर्च के सारे नियमों को मानने वाला, ठीक है, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में रॉयलिस्ट, एंड क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, अपने आप को लिटरेचर में क्लासिसिस्ट बताने वाला कौन था? ठीक है, सो ही वाज टीएस इलियट। टीएस इलियट उनका ये कोट है। टीएस इलियट ने कहा था, अ क्लासिसिस्ट इन अ लिटरेचर, अ रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एन एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कंप्लीट नेम ऑफ ऑर्डन इज,
ऑर्डन का कंप्लीट नेम क्या है? यहां पे एच है। द कंप्लीट नेम ऑफ ऑर्डन, वेस्टर्न ह्यूज ऑर्डन, वेस्टर्न हाई ऑर्डन, वेस्ट ह्यूज ऑर्डन, या फिर नन ऑफ दीज। तो इनका जो कंप्लीट नाम है वो क्या है? वेस्टर्न ह्यूग ऑर्डन। यहाँ पे एच रहेगा, HUGH वाला सही होगा, वेस्टर्न ह्यूग ऑर्डन। ठीक है, दिस इज हिज फुल नेम। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 23. He has been a poet laureate of the United Kingdom during December 28, 1984 to October 1998. ठीक है, 84 से 98 तक पोएट लॉरेट रहे हैं। द पोएट लॉरेट बिफोर हिम वॉज जॉन बेंजामिन, इनसे पहले जॉन बेंजामिन थे, और आफ्टर हिम वॉज एंड्रयू मोशन। हु इज ही? किसकी बात हो रही है? आपके सामने ऑप्शन है, टेड ह्यूजेस, एंड्रयू मोशन, ड्राइडन और वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ तो नहीं होंगे। 1850 कितनी बार आप सुन चुके हैं? 1850 में ये मर गए थे। बच्चे आपके पास 3 बताइए। जी हाँ, कौन है ये? ही वॉज टेड ह्यूज। देखिए, ये 20वीं शताब्दी चल रही थी, 1984 से 1998, ये 20वीं शताब्दी थी। तो ये 20वीं शताब्दी के बहुत ही महानतम कवियों में से एक थे टेड ह्यूजेस। तो इनको पोएट लॉरेट बनाया गया था 1984 में, जो 1998 तक ये पोएट लॉरेट रहे हैं। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलिप लार्किन इज अ क्लासिकल पोएट, अ मेटाफिजिकल पोएट, अ मूवमेंट पोएट, या नन ऑफ दीज? चलिए बताइए। फिलिप लार्किन इज अ मूवमेंट पोएट, या 1950 के दशक में कुछ ब्रिटिश कवियों और लेखकों के ढीले ढाले समूह को कहा जाता था। ठीक है, उनके लिए एक शब्द दिया गया था, द मूवमेंट पोएट। ठीक है, कुछ 1950 के दशक में ऐसा हुआ, ब्रिटिश के कुछ लेखकों और पोएट्स को के समूह को ढीला ढाला समूह कहा जाता था। ढीले ढाले समूह को मूवमेंट पोएट कहते थे। ठीक है, तो फिलिप लार्किन भी उस समूह का हिस्सा थे, उसके लेखक थे। फिलिप लार्किन इज अ मूवमेंट पोएट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी, आई एम द पोएट ऑफ द सोल, हु सेड? किसने कहा है? आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी, आई एम द पोएट ऑफ द सोल। मैं ही शरीर का लेखक हूं, मैं ही आत्मा का लेखक हूं। ठीक है, तो हु सेड? ये कहा है वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन ने ये कहा है। ठीक है, विटमैन के शब्द हैं ये। उन्होंने यह अपनी महाकाव्य कविता में कहा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में उन्होंने कहा है। ठीक है, अपने बारे में, क्योंकि देखिए पोएट महाकाव्य जो उनका था बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जिसका थीम है, मतलब मेरे बारे में एक गाना या मेरे बारे में एक थीम है। तो आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी, आई एम द पोएट ऑफ, अपने बारे में कह रहा है ना। तो वॉल्ट विटमैन ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में इसको कहा था। ठीक है, डिकेंसन डाइड ऑफ, डिकेंसन किस चीज से मरे? ब्राइट डिसीज, कैंसर, ब्रोंचिटिस, या फिर नन ऑफ दीज? चलिए बताइए कौन सा होगा। पहली चीज तो ये 15 मई 1886 में मरे थे। ठीक है, अब किस चीज से मरे? जी हाँ, ये एक बीमारी है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एक लंग डिजीज है, गुर्दे की बीमारी है। ठीक है, और इसको बोलते थे ब्राइट डिजीज। उस समय इसको ब्राइट डिजीज कहा जाता था, जो कि अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एक गुर्दे की बीमारी जिससे इनकी मौत हुई थी डिकेंसन की। ठीक है, इन
15 मई 1886 में इनकी मौत हुई थी। चलिए, A poem begins in delight and ends in wisdom. Wow. A poem begins in delight, ends in wisdom. सच्चाई के साथ, ज्ञान के साथ एंड होती है। ठीक है, तो ये whose comment is this? किसका कमेंट है ये, किसने कहा था, आपको बताना। डिकिंसन, विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या नन ऑफ दीज? चलिए बताइए। या दिस कमेंट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस कमेंट इज फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी कलेक्टेड पोएम 1939 में इसको कहा था। ये कमेंट इनका था। कलेक्टेड पोएम्स 1939। ठीक है, इसमें इन्होंने इसका जिक्र किया था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 28th. Which is the poem that is the first written in English and then translated into Bengali? ठीक है, ऐसी कौन सी पोएम है जिसको सबसे पहले इंग्लिश में लिखा गया था, उसके बाद बंगाली में लिखा गया है? तो ऐसी पोएम को बताना है आपको। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। उनकी एकमात्र इंग्लिश राइटिंग है ये। ऐसी पोएम है जो एकमात्र इंग्लिश पोएम है। एंड दिस इज द चाइल्ड। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, आफ्टर दैट ही ट्रांसलेटेड इट इनटू बंगाली। इसको बंगाली में ट्रांसलेट किया और इसका नाम फिर क्या रखा गया? शिशु तीर्थ। बंगाली में जो इसका टाइटल पड़ा द चाइल्ड का, बंगाली ट्रांसलेशन के बाद इसका नाम रखा है इन्होंने शिशु तीर्थ। ठीक है, तो कौन सी ऐसी पोएम थी? द चाइल्ड। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड लास्ट वन। पोएटिक रीजनेबलनेस इज द सोल ऑफ पोएट्री। हु सेड? किसने कहा है? जयंता महापात्रा ने, निसिम एज़ेकिएल ने, कमला दास ने या फिर ए.के. रामानुजन ने? ठीक है, चलिए बताइए। काव्य तर्कशीलता। पोएटिक मतलब काव्य, तर्कशीलता बोलते हैं रीजनेबलनेस को। तो काव्य तर्कशीलता इज द सोल ऑफ पोएट्री। ये कविता की आत्मा है। ऐसा किसने कहा था? निसिम एज़ेकिएल ने कहा था। ठीक है, निसिम एज़ेकिएल ने कहा था पोएटिक रीजनेबलनेस इज द सोल ऑफ पोएट्री। ठीक है, काव्य तर्कशीलता ही कविता की आत्मा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लास्ट वन, द लास्ट क्वेश्चन, नो, फ्रॉम दिस साइड, यस। द थीम दैट डोमिनेट्स द पोएट्री ऑफ दास इज। दास की जो, कमला दास की जो पोएट्री थी, उनकी थीम अक्सर क्या रहती थी? किसमें वो डोमिनेट रहती थी? ठीक है, तो उनकी जो दास की पोएट्री रहती थी, मोस्टली शी टॉक्स अबाउट सेक्स, लव, मैरिज, इन्हीं के आसपास इनकी पूरी स्टोरीज घूमती रहती थी। पोएट्री इनकी इसी के आसपास घूमती रहती थी। सो अवर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में बहुत जल्दी। बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस आ रही हैं क्योंकि आपका एग्जाम करीब आ गया है। और होपफुली नेक्स्ट वीडियो विल बी विद ग्रामर क्वेश्चंस and literature questions. Thank you all. Thank you everyone.